नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीनाथ साइंस पाठशाला में। तो दोस्तों, रीट लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए साइंस की जो धमाकेदार प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं आज आपके सामने। टॉपिक आपका पदार्थ और परमाणु ही है। आज भी कुल 11 प्रश्न रखे गए दोस्तों आपके लिए। ये 11 प्रश्न भी आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए 11वां प्रश्न, उसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। क्या था प्रश्न? ये था दोस्तों, उद्दजन हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है दोस्तों, जिसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, उसके अंदर मैंने ये पूछा था आपको कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखो दोस्तों, 1H2 इसका फॉर्मूला होता है और ये इसका क्या है दोस्तों, परमाणु भार है। ये इसका परमाणु क्रमांक है। जब 2 में से आप 1 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1। तो दोस्तों इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है आपके? 1 होती है। ठीक है दोस्तों, वो आपके लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर था। चलिए हम लोग आज अपना वीडियो वापस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए, किसी भी परमाणु का हमें बताना है कि जो रासायनिक व्यवहार है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटॉनों की संख्या पर नहीं हो सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन आप लोग देखोगे नाभिक के अंदर होता है, जिनको निकालना या फिर किसी के अंदर परमाणु के अंदर प्रोटॉन डालना बड़ा मुश्किल काम होता है। सेम कंडीशन किस पर अप्लाई होती है दोस्तों? न्यूट्रॉनों पर। तो ये भी सही नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में संयोजकता कोश में है। उसके आधार पर हम उसकी संयोजकता का निर्धारण करते हैं और उसी के आधार पर हम बताते हैं कि ये कितने बंध बना सकता है, किस तरीके का ये परमाणु रासायनिक व्यवहार दर्शा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। न्यूक्लियनों क्या होता है दोस्तों? तो ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित ही है। नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए दोस्तों ये। तो सी नंबर का ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है। क्वेश्चन वापस सुनिए दोस्तों, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है। हम किसी यौगिक की बात कर रहे हैं और उस यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई, सबसे छोटी इकाई मतलब कौन सी हो सकती है? ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अणु। तो दोस्तों सोचिए एक बार थोड़ा सा आप। अगर आप यहाँ सोचेंगे तो आपको लगेगा कि परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, पर यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई, है ना। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई, जिसमें उस रासायनिक यौगिक के गुण होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा सीधा अणु के ऊपर जाएगा, कि अणु जो है वो किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी या न्यूनतम संभव इकाई होती है, जिसके अंदर उस यौगिक के सभी गुण क्या होते हैं दोस्तों? विद्यमान होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं दोस्तों हमारे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों, जल में आसानी से घुलनशील है। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से हमें ये बताना है दोस्तों कि जल के अंदर कौन आसानी से घुल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा दोस्तों कार्बन, सेकंड दे रखा दोस्तों नाइट्रोजन, थर्ड दे रखा दोस्तों अमोनिया और फोर्थ दे रखा है आयोडीन। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो कार्बन, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से जल के अंदर घुलेगा। ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो नाइट्रोजन जो है वो N2 के रूप में उपस्थित है और ये क्या है भाई, इस दोनों NN की विद्युत ऋणता क्या होगी दोस्तों? समान होने की वजह से बॉन्ड तोड़ना भी मुश्किल है। आयोडीन में भी सेम कंडीशन, विद्युत ऋणता समान होगी। तो यहाँ पर अमोनिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये होता है NH3 और इसके अंदर क्या उपस्थित है? स्पेशल हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से जल की पुरानी दोस्ती है, तो आप लोग देखोगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध आसानी से बन सकते हैं। जल जो है वो आपके एक ध्रुवीय यौगिक है और अमोनिया के अंदर भी ऐसा एक ध्रुव बनता है दोस्तों। ये भी एक ध्रुवीय यौगिक है अमोनिया। कैसे है? क्योंकि इसमें NH3 है दोस्तों, तो NH
और H, इस तरीके की इसकी संरचना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके लोन पेयर भी मिल जाएंगे आपको। तो ये जो NH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता अलग है, नाइट्रोजन की अलग है, तो दोनों में विद्युत ऋणता में अंतर होने की वजह से इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज रहता है, इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज रहता है दोस्तों। तो इसकी वजह से ये भी आपके क्या बन जाता है, ध्रुवीय यौगिक बन जाता है। और ध्रुवीय यौगिक जो होता है वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुलनशील होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर अमोनिया। दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सारे जो प्रश्न है दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपके रीट में भी आने की इनकी पूरी संभावना रहेगी। पानी के लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं। देखो दोस्तों प्रश्नों की जो भाषा है वो हमें ऐसे ही देखने को मिल सकती है। वहाँ पर पानी के लटके हुए या पानी में लटके हुए कोलाइडी कण, तो पानी के अंदर जो कोलाइडी कण है जो लटके हुए, उनको हम देख नहीं पा रहे हैं, उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उनको हटा कैसे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है निस्यंदन। यहाँ पर ये है दोस्तों, बाय मिस्टेक प्रिंट निस्पंदन हो गया है, निस्यंदन इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं, एक अवसादन होता है दोस्तों, एक फिर हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर निस्यंदन होता है, जिसको आप निथारना भी कह सकते हो, ठीक है। एक फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, छानना। फिर हम लोग पढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, है ना। यहाँ पर एक अवशोषण प्रोसेस और एक है स्कंदन प्रोसेस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर स्कंदन। स्कंदन को आप कोगुलेशन भी कह सकते हो। और स्कंदन कारक यहाँ पर कौन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर स्कंदन कारक जो है आपके वो होता है दोस्तों फिटकरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पोटाश एलम भी इसको हम लोग कहते हैं। तो जब पानी के अंदर हम लोग फिटकरी घुमाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पानी के अंदर, ये माना कि पानी है, इसके अंदर जो ये निश्चित डूबे हुए निलंबित जो पार्टिकल्स है जो छोटे छोटे होते हैं, दूर दूर होते हैं, जैसे इसके अंदर फिटकरी घुमा दी जाती है तो सारे कणों का, छोटे छोटे कणों का यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, स्कंदन हो जाता है। इसकी वजह से ये सारे छोटे छोटे कण मिलकर भारी कण बना देते हैं और पेंदे में जाकर बैठ जाते हैं, जिसको हम निथार करके पानी को वापस शुद्ध कर सकते हैं या फिर इन पदार्थों को हम लोग हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिटकरी का सूत्र यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पर फिटकरी का सूत्र होगा दोस्तों आपके K2SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 क्रिस्टलीय जल के अणु फिटकरी के रासायनिक सूत्र में दोस्तों विद्यमान होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने 5वें नंबर का, पानी और चौक, जो लिखने की जो चौक होती है दोस्तों उसको खड़िया भी बोलते हैं और संस्कृत में उसको आप सुधाखंड भी बोलते हो। खड़िया को क्या बोलते हो दोस्तों, सुधाखंड। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपके संस्कृत के शिक्षण विधियों में कहीं पर काम आ सकता है। तो पानी और चौक का अगर मिश्रण है दोस्तों तो उसको किस विधि से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास है अवसादन विधि, वाष्पन, आसवन और निस्यंदन विधि। तो निस्यंदन तो आप छानना, फिल्ट्रेशन मेथड कह सकते हो। तो छान करके उसको अलग नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि एक तरीके से ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें कि वो बारिश का पानी कैसे होता है वैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको छानोगे तो साथ साथ में वो भी छन करके बाहर आ जाएगा। वाष्पन से भी ये नहीं होगा दोस्तों, तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। आसवन विधि हम लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो द्रव होते हैं जिनके अंदर क्वथनांकों में अंतर कम होता है या थोड़ा क्वथनांक में डिफरेंस रहता है उनके बीच में, तो उनको सेपरेट करने के लिए आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो एट लास्ट में बचता है दोस्तों अवसादन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो दोस्तों, इंग्लिश में सेडिमेंटेशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो दोस्तों, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने छाछ देखी है दोस्तों, तो छाछ में क्या होता है दोस्तों कि जो छाछ होती है उसको थोड़े टाइम के लिए हम लोग रख देते हैं, तो उस बर्तन के अंदर जो पानी पानी है दोस्तों वो तो ऊपर रह जाता है और जो गाढ़ा गाढ़ा दही है वो नीचे की तरफ चला जाता है। इसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो अगर इसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो चोक का और जल का जो मिश्रण होगा उसमें चोक हैवी पार्टिकल होने की वजह से नीचे जाकर अवसादित हो जाएगी दोस्तों, और जल जो है वो पार्टिकल आपके ऊपर रह जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, निथारने के बाद निथार लेंगे, उसको निथार करके हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवसादन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो छठे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है।
दोस्तों हमें आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग करना है। किस विधि से हम लोग करेंगे? अवसादन प्रक्रिया से ये नहीं होगा दोस्तों, फिल्ट्रेशन से भी नहीं होगा, आसवन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्वथनांक पे आधारित विधि है ये। तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन विधि जो है दोस्तों आपका सही आंसर जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। ऐसा क्यों होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि कुछ ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ कह सकते हो आप, जो भी है, ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं, जिनको आप जब गर्म करते हो तो सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, और उनको गैसीय अवस्था से जब आप ठंडा करते हो दोस्तों तो वापस ठोस अवस्था में आ जाते हैं। मतलब इसके अंदर द्रव अवस्था जो है दोस्तों वो विद्यमान नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। तो उन्हीं में से आपके एक है दोस्तों आयोडीन। क्या है दोस्तों? आयोडीन एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन विधि से ठोस से गैस और गैस से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इन दोनों के मिक्सचर को गर्म करेंगे दोस्तों तो आयोडीन क्या बना देगा? वाष्प बना देगा, और उस वाष्प को वापस हम लोग जब ठंडा करेंगे तो वापस क्या बना देगा? ठोस आयोडीन का निर्माण कर देगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से ऊर्ध्वपातज पदार्थ बहुत सारे होते हैं दोस्तों। कुछ के नाम मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आयोडीन हो गया दोस्तों, कपूर आप लोगों ने सुना ही होगा, नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन, एंथ्रेसिन के साथ एक आप याद रख सकते हो दोस्तों बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड यानी कि अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये मोस्टली आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, 7वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? देखो दोस्तों, हम लोग जब धातु अधातु पढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जो मेटल्स होती है वो सारी विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। किसको छोड़ करके दोस्तों? जो लेड जो होता है, शीशा, उसको छोड़ करके। ठीक है, वो थोड़ा कम सुचालक होता है, बेड कंडक्टर होता है। बट अधातु है सारी विद्युत की कुचालक होती है ना, तो इंसुलेटर कहते हैं जिसको हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखते हैं गंधक, गंधक मतलब होता है दोस्तों सल्फर, सल्फर हो गई आपकी अधातु, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों आयोडीन, आयोडीन मतलब आई, ये भी आपके अधातु है दोस्तों, है ना, नॉन मेटल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्लास्टिक, ये भी आपके कार्बन से मिलकर बना है, कार्बनीकरण प्रक्रिया से मिलकर बनता है दोस्तों, ये भी आपके है ना, तो ये भी कार्बन भी आपके क्या है? अधातु ही है, तो ये भी नहीं होगा। एक यहाँ पर कार्बन का एक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अपर रूप होता है जिसको एलोट्रोप बोलते हैं हम लोग, ग्रेफाइट। ये है तो कार्बन का अपर रूप है, पर ये एक अपवाद है दोस्तों, जिसके अंदर क्या होता है? sp2 संकरण होता है, प्लस यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इजीली बंधे हुए होते हैं। तो वो इस पर परतदार संरचना होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है? धीरे धीरे फ्री बंधे हुए होते हैं, तो वो ढीले होते हैं, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं हल्के हल्के। उसकी वजह से ये ग्रेफाइट जो है दोस्तों, ये विद्युत की चालकता प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, 8वां प्रश्न। एक मिश्रण, मिश्रण की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर मिश्रण जो होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में तत्व और यौगिक को रखा जाता है। तो किसी मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग अलग करना है दोस्तों, उसके लिए कौन सी विधि आप उपयोग में करेंगे? तो हम बोलेंगे आसवन में तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्वथनांक पर आधारित विधि है, और रंगीन घटकों को अलग करने की विधि बिल्कुल भी नहीं है। ऊर्ध्वपातज पदार्थों को अलग करने की विधि ऊर्ध्वपातन। क्रिस्टलीकरण कब किया जाता है? जब किसी द्रव के अंदर घुलित अशुद्धियाँ है, उनको सेपरेट करने के लिए वहाँ पर उसकी सांद्रता को बढ़ा करके उसको डिसोल्व किया जाता है, घोला जाता है, फिर उसको गर्म करके उसको वाष्पीकृत करके जो अशुद्धियाँ होती है दोस्तों, उसको वाष्पीकृत कर दिया जाता है। वाष्पीकृत होने वाली अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, और उसको सूखा करके क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम लोग सॉलिड प्राप्त कर लेते हैं वहाँ से। ठीक है, तो जिस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो खारे पानी की झीलों से हम लोग नमक प्राप्त करते हैं, तो वाष्पीकरण मेथड के साथ साथ वहाँ पर क्रिस्टलीकरण भी काम में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट बचा तो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको यह बताना चाहूँगा। क्रोमेटोग्राफी एक स्तंभ है, एक कागज़ भी होता है इसमें, स्पेशल कागज़। इस कागज़ को किसी मिश्रण के लिक्विड में थोड़ा सा डुबो कर रखा जाता है, तो अब वो जो लिक्विड है दोस्तों, वो इस कागज़ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उसके अंदर जितने भी घटक होंगे उन सब की एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो अलग अलग होती है। तो कुछ यहाँ जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो रुक जाएंगे, कुछ की पावर ज़्यादा होगी तो वो ऊपर तक चढ़ेंगे तो यहाँ तक जाएंगे, कुछ यहाँ तक। इस तरीके से इस पेपर को जब आप देखेंगे तो दोस्तों इसके अंदर अलग अलग कलर नज़र आएंगे। इन सभी को यहाँ से कट करके अलग अलग इनके ऊपर लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों, और यहाँ से हम लोग मिश्रण के सारे घटकों को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ दोस्तों,
जो रक्त के अंदर जो नशीले पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, अलग अलग तरह के नशीले पदार्थ, उनका पता लगाने में भी किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पे। 90 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा सरल क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? बड़ा सरल क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड। तो दोस्तों मैं इन चारों ऑप्शन को आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। सही आंसर बता देता हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज है यहाँ पर आपके जे थॉमसन ने करी थी। कहीं कहीं पर दोस्तों यहाँ पर टॉमसन भी लिखा हुआ मिलता है, तो घबराने की बात नहीं, दोनों एक ही है। ठीक है, थॉमसन और टॉमसन, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉमसन या थॉमसन। गोल्डस्टीन ने दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज करी थी दोस्तों? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी थी। और जेम्स चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज करी थी। ओके दोस्तों, ये जो रदरफोर्ड है दोस्तों, इन्होंने क्या करा था दोस्तों? इन्होंने जो आपके नाभिक के अंदर प्रोटॉन की जो है स्थिति को दर्शाया था। ठीक है दोस्तों, कि भाई नाभिक जो है वो धनावेशित भाग होता है, प्रोटॉन नाम जो है ना वो इन्होंने दिया था एक्चुअल में। प्रोटॉन की खोज तो आपके गोल्डस्टीन ने करी थी दोस्तों, पर नामकरण करने का काम इन्होंने किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पर रीड के बारे में। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? दोस्तों विषमांगी मिश्रण के बारे में पूछा गया है। सुनिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण दो मिश्रण होते हैं दोस्तों। मिश्रण वैसे मिश्रण क्या होता है, एक अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है, पर विषमांगी में क्या होता है, जो विलेय और विलायक जो दो सब्सटेंस होते हैं, उन दोनों के कणों के आकार में अंतर ज़्यादा होता है, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं या फिर उनको भौतिक विधियों से हम लोग पृथक कर सकते हैं, तो वो विषमांगी मिश्रण होता है। तो दोस्तों देखिए, स्टेनलेस स्टील ये आपका एक समांगी मिश्रण है दोस्तों, जिसके अंदर आपके अलग अलग मेटल्स होती है। क्या होती है दोस्तों? मेटल्स, जिसको मिश्र धातु भी कह सकते हो आप। इसके अंदर क्या क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होती है दोस्तों आयरन, एक होती है दोस्तों क्रोमियम, एक होती है दोस्तों निकल, एक होता है दोस्तों इसके अंदर कार्बन। तो मतलब ये है तो मिश्र धातु, पर इसके अंदर अधातु भी होती है, ये ध्यान रखना। तो मिश्र धातु की डेफिनेशन ये होती है दोस्तों कि धातुओं तथा अधातुओं का समांगी मिश्रण जो होता है दोस्तों, वो क्या बनाता है? मिश्र धातु बनाता है। फिर हम बात करते हैं ब्रास या पीतल। ठीक है ना, पीतल, ये आप बता दोगे दोस्तों, कॉपर प्लस आपके Cu प्लस Zn जस्ते से मिलकर बना होता है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक समांगी मिश्रण है। गुब्बारे में भरी हुई वायु भी दोस्तों क्या होती है? समांगी मिश्रण होती है विभिन्न गैसों का। बहुत सारी गैसें होती है वायु के अंदर। तो बच कौन गया दोस्तों? आपके आयोडीन युक्त नमक। तो दोस्तों यहाँ पर आयोडीन अलग है और नमक अलग है। NaCl ये अलग है और आयोडीन भी अलग है। तो ये जो है दोस्तों, ये दोनों समांगी नहीं होते, ये दोनों विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर का, आयोडीन युक्त नमक। तो दोस्तों आज के 10 प्रश्न आपके पूरे हुए। आज का 11वां प्रश्न है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आपको मुझे कल बताना है। ठीक है ना, और आपको कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या है जो सुनिए दोस्तों, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? जो मरकरी लैंप होते हैं और सोडियम लैंप होते हैं, स्ट्रीट लैंप, जो गलियों में या फिर रोड पे हम लोग देखते हैं पीले कलर के बल्ब लगे होते हैं बड़े बड़े, तो ये किसके कारण रोशनी देते हैं? ऑप्शन है दोस्तों परमाणु उत्सर्जन, परमाणु अवशोषण, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और इलेक्ट्रॉन अवशोषण। ये चारों ऑप्शन है दोस्तों। इसका जवाब आपको मुझे कमेंट में बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।